हाय दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और संस्कृत शिक्षण के महामैराथन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है दोस्तों, आप लोगों को यह टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो पिछली जो कक्षाएं बीत चुकी हैं उसको आप देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और आगे जो पढ़ाया जा रहा है उसका इंतज़ार कीजिए। और जैसे ही क्लासेस आपके सामने आ रही हैं उसको फिर से आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए चलते हैं, आज क्या है दोस्तों हमारी टॉपिक। तो आज जो हमारी टॉपिक है दोस्तों वह क्या है, तो वह है संप्रेषण। क्या है? संप्रेषणम। तो संप्रेषणम का मतलब क्या होता है दोस्तों? यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, समधन प्रेषणम। समधन प्रेषणम। तो ये बताइए, समधन प्रेषणम का मतलब होता है समान रूप से प्रेषित किया जाने वाला। समान रूप से प्रेषित किया जाने वाला या भेजा जाने वाला, यही होता है संप्रेषण। यानी कि हमारे जो विचारों का, जो हम लोग बोल चाल की भाषा में बोलते हैं या किसी से बात करते हैं दोस्तों, तो यह भी संप्रेषण कहलाता है। जैसे आप अपने भाई से बात कर रहे हैं, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, अपने माता पिता से बात कर रहे हैं, तो यह सारी चीज़ें संप्रेषण के ही अंतर्गत आता है। यहीं तक नहीं दोस्तों, जो आप लोग अपनी महिला मित्र से बात करते हैं, बाबू सोना धनिया पुदीना से बात करते हैं, वह भी संप्रेषण के ही अंतर्गत आता है। और पढ़ाई के समय ही दोस्तों आपको इनसे दोस्ती भी हो जाती है और जब आप असफल होते हैं तो ज़िंदगी नरक सी बन जाती है। जानते हैं, जब आप लोग असफल होते हैं तो ज़िंदगी नरक सी बन जाती है। तो दोस्तों आपको अगर नरक देखना है ना, तो आप बेरोजगार होकर देखिए। आपको नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देखिए। ना इज्जत, ना पैसा, ना सम्मान, कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। तो आइए ये बाबू सोना धनिया पुदीना का मैटर छोड़कर हम लोग अपने संप्रेषण पर चलते हैं, अपनी टॉपिक पर चलते हैं, जहाँ से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, अन्यथा की बातें छोड़ दिया जाए। चलिए आते हैं। तो ये देखिए, समान रूप से प्रेषित किया जाने वाला, यानी कि जो बातें हम आपको कह रहे हैं वह बातें आपको पूर्ण रूप से यदि समझ में आ जा रही है तो यही होता है समान रूप से प्रेषित किया जाने वाला। इसमें दो लोगों की आवश्यकता हमेशा होती है। तो पहले इसके प्रकार देख लिया जाए दोस्तों कि संप्रेषण का प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संप्रेषणम द्विविधम। द्विविधम नहीं होता है दोस्तों, इसको काट दीजिएगा। तो संप्रेषण जो होता है द्विभेदम होता है। क्या होता है? द्विभेदम होता है। क्या हो रहा है? संप्रेषण दो प्रकार का होता है। संप्रेषण कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक होता है मौखिक संप्रेषण और दूसरा होता है लिखित संप्रेषण। पहला मौखिक संप्रेषण और दूसरा लिखित संप्रेषण होता है। मौखिक में आप अपने मुखार बिंदुओं से जो कह रहे हैं, अपने मुंह से जो कह रहे हैं, वही मौखिक संप्रेषण में आता है दोस्तों। और मौखिक संप्रेषण भी दो प्रकार से होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक। यह भी कितने भागों में बढ़ता है? दो भागों में बढ़ता है। एक तो होता है शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक। अशाब्दिक दो भागों में यह भी विभाजित हो जाता है। यानी कि संप्रेषण हमारा कितने भागों में बटा? दो भागों में बटा। दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मौखिक संप्रेषण, दूसरा होता है लिखित संप्रेषण। तो मौखिक संप्रेषण की बात करें तो जो हम लोग ये वाद विवाद करते हैं, यानी कि बोलकर अपने भावों का अभिव्यक्ति करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, तो यह क्या हो गया? आपका मौखिक संप्रेषण हो गया। बोलकर मौखिक रूप से अपने भावों का, विचारों का आदान प्रदान करना ही या व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? मौखिक संप्रेषण कहलाता है। फिर इसके बाद यह भी दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक।
अब शाब्दिक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हम लोग बोलते हैं शब्दों के माध्यम से बोलते हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाकर बोलते हैं। जैसे मुझे खाना खाना है, मुझे घर जाना है, हम सब खेलने जाएंगे। तो शब्दों के द्वारा हमने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया, अपने भावों को प्रकट किया। तो इसी को हम लोग शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। आप कुछ भी बोलिए, जैसे मैं बाजार जाऊंगा, हम सब पिकनिक जाएंगे, तो हमने शब्दों के माध्यम से इसको व्यक्त किया। अब अशाब्दिक क्या होता है? अशाब्दिक देख लेते हैं। तो अशाब्दिक भी मौखिक होता है, लेकिन यहाँ शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं? संकेतों का, शाब्दिक संकेतों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको अशाब्दिक कहा जाता है। जैसे आपने खाना खाया, तो आप जवाब देंगे ना, नहीं, इस तरह से जो संप्रेषण करते हैं आप लोग, इस तरह से संप्रेषण जब आप करते हैं, जैसे बाबू सोना का फ़ोन होता है ना, तो चोरी से जब बात करते हैं आप लोग ऐसे कान में लगा के, बाबू ने खाना खाया, तो ये वाला जो संप्रेषण हुआ, हूँ वाला, हाँ वाला, हूँ वाला, हों वाला, तो ये जो अब एक ठो आपको आ गया है जो आप लोग कह देते हैं हम, ये टाइपिंग की दुनिया में बड़ा तेज चल रहा है, तो इसको हम लोग मुंह बंद ही रहता है, संकेतों के द्वारा हम लोग संप्रेषण कर लेते हैं। सामने वाला समझ भी जाता है कि ये जो 6 इंच का सिर हम लोग हिला रहे हैं, ये इतना ऊपर नीचे कर रहे हैं आगे पीछे, यह संकेत बना देता है और संकेतों के द्वारा हम संप्रेषण कर लेते हैं। तो यही हो गया अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए संप्रेषण कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया। अब 2 प्रकार में पहला प्रकार कौन सा बना? तो मौखिक बना। मौखिक में भी कितने प्रकार का बना? 2 प्रकार का। एक हो गया शाब्दिक, और दूसरा क्या हो गया? तो दूसरा आपके सामने है अशाब्दिक। अशाब्दिक ध्वनि संकेतों के द्वारा होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, अशाब्दिक संकेतों के द्वारा होता है। देखिए हाँ हाँ, स्पर्श करके, जैसे होता है ना कि मैं जाऊं तो आप स्पर्श कर देंगे, नहीं रुको, तो ये जो स्पर्श करके आप हाँ और ना का जवाब देते हैं, यह भी आपका अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए फिर ये देखिए। अब इसके बाद लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण तो हो गया, लिखित पर आ जाते हैं। तो लिखित क्या है दोस्तों? ये देखिए लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान हमारा जो होता है वह लिखकर या शब्दों के माध्यम से होता है। लिखकर, देखिए लिखकर हम किसी लिपिबद्ध करके, अपने भावों को लिपिबद्ध करके जब किसी को अपने भावों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो यह संप्रेषण कैसा संप्रेषण कहलाता है? तो यह संप्रेषण लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आता है। किस संप्रेषण के अंतर्गत आता है? तो लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आता है। जब हम अपने भावों को लिपिबद्ध कर देते हैं या लिख देते हैं, तो यही किस में आता है? यही हमारा आता है लिखित संप्रेषण में। ठीक है, और इसमें पत्र, पत्रिकाएं उदाहरण में आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पत्र पत्रिकाएं कौन से संप्रेषण के प्रकार हैं, संप्रेषण के किस प्रकार में आते हैं, तो पत्र पत्रिकाएं आपके लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आपको देखिए, तो आपकी अगली टॉपिक है दोस्तों संप्रेषण के सिद्धांत। तो संप्रेषण के कुछ सिद्धांत भी हैं दोस्तों, संप्रेषण के कुछ सिद्धांत भी हैं। तो पहला संप्रेषण जो होगा वह होगा आपका सजगता का संप्रेषण, सजगता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, सजगता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत। और उसके बाद देखिए सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता के साथ साथ आप देखेंगे तो उचित सामग्री का सिद्धांत। उसके बाद देखेंगे सहायक एवं बाधक
तत्व का सिद्धांत। तो इनके बारे में हम आइए चर्चा कर देते हैं, आपके सामने कुछ चर्चाएं कर देते हैं। सजगता का सिद्धांत क्या होता है? तो सजगता का सिद्धांत का मतलब होता है दोस्तों सक्रिय सिद्धांत। क्या होता है? सक्रिय सिद्धांत। इस संप्रेषण में सक्रिय होना पड़ता है। सजगता का मतलब सक्रिय होकर आप संप्रेषण कर सकते हैं, यानी कि चेतन रूप से आप संप्रेषण कार्य कर सकते हैं। अवचेतन में आप संप्रेषण का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो चेतन में आप संप्रेषण का कार्य कर सकते हैं और अवचेतन में संप्रेषण का कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका संप्रेषण और सजगता का संप्रेषण। सक्रिय होना पड़ता है आपको, इसमें आपको सक्रिय होना पड़ता है। चलिए फिर उसके बाद चलते हैं योग्यता का सिद्धांत। योग्यता का सिद्धांत का मतलब आप डिग्री और डिप्लोमा से ना लगाइएगा, डिग्री या डिप्लोमा से ना लगाइएगा कि हमारे पास कितनी डिग्री है, कितना डिप्लोमा है। तो ये योग्यता नहीं है दोस्तों। यहाँ पर योग्यता अर्थात हमारी बात में कितनी योग्यता है हमारी, कितना जेन्युइन बात है, कितना वैध है बातें कितनी वैध हैं, संप्रेषण हमारा कितना वैध है, और किस उम्र के बच्चे के साथ हम संप्रेषण कर रहे हैं, उसके अनुसार जो संप्रेषण किया जाता है उसको हम लोग योग्यता का सिद्धांत कहते हैं। संप्रेषण में जब आप बच्चे की उम्र को देख लीजिए और अपनी बातों को देखिए कि बातें कितनी वैध हैं आपकी, वैध बातें कीजिए, निरर्थक बातें ना कीजिए, सार्थक बातें, कितनी सार्थक बातें हैं, कितनी योग्य बातें हैं आपकी। इस योग्यता की बात हो रही है, ना कि डिग्री और डिप्लोमा की बात होती है। ठीक है, आइए फिर चलते हैं सहभागिता का सिद्धांत। देखिए संप्रेषण जो होता है दोस्तों ये द्विपक्षीय होता है। संप्रेषण कभी आप अकेले नहीं कर सकते हैं। संप्रेषण में एक बोलने वाला चाहिए होता है, एक सुनने वाला चाहिए होता है। कौन चाहिए होता है? एक तो बोलन वाला चाहिए, एक बोलन वाला और दूसरा सुनन वाला चाहिए। अगर बोलन वाला नहीं है तो सुनन वाला क्या करेगा, और सुनन वाला नहीं है तो बोलन वाला क्या करेगा? संप्रेषण अधूरा हो जाएगा। यानी कि बोलने और सुनने दोनों साथ चाहिए। एक देखिए बोलने वाला चाहिए होगा, एक सुनने वाला चाहिए होगा, तभी तो आप बोलकर, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप अगर पढ़ने वाले सामने नहीं रहे तो हमारे पढ़ाने इसका क्या मतलब है? पक 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 करके चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। तो सामने यदि छात्र हैं तभी तो शिक्षक के पढ़ाने का कोई मतलब है। तो इसे कहते हैं सहभागिता का सिद्धांत, और यह द्विपक्षीय होता है। देखिए लिखा हुआ है द्विपक्षीय प्रक्रिया है, संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया है। तो चलिए चलते हैं अगली टॉपिक पर, उचित सामग्री का सिद्धांत। उचित सामग्री का मतलब संप्रेषण आप कर रहे हैं, आपके पास उचित सामग्री है ही नहीं, तो आप संप्रेषण कैसे करेंगे? उचित सामग्री, जैसे कि अगर बच्चों को दृश्य सामग्री की ज़रूरत है तो दृश्य सामग्री लाइए, श्रव्य सामग्री की ज़रूरत है श्रव्य सामग्री लाइए, दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों एक साथ की ज़रूरत है तो वह लाइए। उचित सामग्री, बच्चों को पुस्तक चाहिए तो पुस्तक लाइए, बच्चों को वृक्ष दिखाना है तो वृक्ष दिखाइए। मतलब उचित सामग्री की आवश्यकता होती है। अगर आप उचित सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो यही कहलाता है उचित सामग्री का सिद्धांत। ठीक है, फिर उसके बाद सहायक एवं बाधक तत्व सिद्धांत। सहायक का मतलब वह तत्व जो आपके संप्रेषण में सहायक होते हैं, और वह तत्व जो आपके संप्रेषण में कठिनता या समस्या उत्पन्न करते हैं उन्हें बाधक कहते हैं। जो सहायता करते हैं उन्हें सहायक तत्व, और जो समस्या उत्पन्न करते हैं आपके संप्रेषण में उसको बाधक तत्व कहा जाता है। और इन्हीं के प्रयोगों को क्या कहा जाता है? सहायक एवं बाधक तत्व का सिद्धांत कहा जाता है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं फिर अपनी अगली टॉपिक पर। तो संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं। संप्रेषण की कुछ प्रकृति, संप्रेषण की क्या प्रकृति है और उसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में अब हमें सीखना है। तो आइए देखते हैं। पहली क्या है कि संप्रेषण सदैव गत्यात्मक होता है।
संप्रेषण सदैव गतिशील होता है या गत्यात्मक होता है या परिवर्तनशील होता है। गतिशील, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील। जैसे दोस्तों पहले जो संप्रेषण होता था वह कैसे होता था, अब जो संप्रेषण हो रहे हैं, पहले क्लास जो हमारी चलती थी वह वाइट बोर्ड पर चलती थी और ऑफलाइन चलती थी सिर्फ। अब कैसे चल रही है, अब संप्रेषण का कार्य कैसे हो रहा है, डिजिटल बोर्ड आ गया, ऑनलाइन माध्यम से आप अपने घर पर बैठकर ही सीख रहे हैं। तो यही जो चीज़ें हैं दोस्तों, तो जो संप्रेषण है यह सदैव गत्यात्मक होता है। सदैव कैसा होता है, गत्यात्मक होता है, गतिशील होता है, समय के अनुसार परिवर्तनशील होता है, समय के अनुसार परिवर्तनशील होता है। पहले जब किसी से बात करनी होती थी तो वह क्या करता था, वह उसके पास जाकर बोलता था, लेकिन अब तो आ गया है मोबाइलवा से फ़ोन लगा लीजिए, बतिया लीजिए जो बतियाना है, संप्रेषण हो गया आपका। तो समय के साथ परिवर्तनशील होता है। तो ये देखिए आपका संप्रेषण हो गया, पहली पॉइंट हो गई। यह मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रणाली है। अब मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रणाली का मतलब क्या हुआ, सामाजिक समझ लीजिए, मनोवैज्ञानिक आप अपने से समझ जाएंगे कि मनोवैज्ञानिक क्यों है। तो दोस्तों यदि किसी बालक को या किसी इंसान को, किसी बालक को या किसी इंसान को यदि हम जंगल में छोड़ दें अकेला तो वह संप्रेषण कर पाएगा। अभी मैंने कहा कि संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया है। अगर एक इंसान को आप जंगल में छोड़ दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, किससे बातें करेगा, किससे अपने भावों को प्रकट करेगा, किसके सामने अपने विचारों को प्रकट करेगा। तो संप्रेषण का कार्य करना असंभव है। इसीलिए कहा जाता है कि संप्रेषण सामाजिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक का मतलब यह हुआ कि दोस्तों उसके नियमों को, उसकी वैधता को, उसकी उपयोगिता को देखते हुए उसका प्रयोग करना, संप्रेषण का प्रयोग करना, तो यह मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आता है। तो मनोवैज्ञानिक छोड़िए, आपको सामाजिक ज़्यादा जोर देना पड़ेगा कि सामाजिक कैसे होता है। तो सामाजिक इसलिए होता है कि बिना समाज के इसका प्रेषण नहीं हो सकता है, अपने भावों का प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसलिए संप्रेषण का कार्य तभी हो सकता है जब आपके सामने कोई हो। जंगल में आप संप्रेषण का कार्य नहीं कर पाएंगे, अकेले हैं तो आप संप्रेषण का कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे देखते हैं, आगे क्या है। संप्रेषण के बिना शिक्षण कार्य असंभव है। अब संप्रेषण के बिना शिक्षण कार्य असंभव क्यों है, असंभव, असंभव का मतलब हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता एकदम। मतलब क्या हुआ इसका, तो शिक्षण कार्य में छात्र और शिक्षक की जरूरत होती है। शिक्षक अकेले रह के क्या करेंगे, शिक्षक अकेले रह के क्या करेंगे जब छात्र ही ना रहेंगे, और छात्र अकेले रह के क्या करेंगे जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे। इसीलिए संप्रेषण होना, संप्रेषण का मतलब समान रूप से प्रेषित होना, दो लोगों का होना जरूरी होता है। तो दो लोगों का, अब बताइए शिक्षक रहे और क्या बोलते हैं छात्र ना रहे तो संप्रेषण का कार्य होगा कैसे, दो लोग तो हैं ही नहीं। दो लोग जब हैं ही नहीं, या शिक्षक रह गया या छात्र रह गया, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, संप्रेषण का कार्य यहाँ पे नहीं हुआ। आप अकेले बोलकर चले जाइए, बच्चे सुने ही ना, तो इसे संप्रेषण नहीं माना जाएगा। संप्रेषण का मतलब तब होता है जब आप कुछ कहिए, सामने वाला उसे सुने और उस पर प्रतिक्रिया दे, इसे कहते हैं संप्रेषण। बार बार हम आपको यही बता रहे हैं कि संप्रेषण क्या होता है। चलिए, कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्यों ज़रूरी है, जब द्विपक्षीय है तो ज़रूरी तो होगा ही दो लोगों को। चलिए फिर आगे देखते हैं। मापनम मूल्यांकने च भेदम, मापन और मूल्यांकन में अंतर, मापन और मूल्यांकन में अंतर। मापन होता क्या है, जब बच्चे को कुछ अंश पढ़ाकर, कुछ अंश या पूरा पढ़ाकर उसको अंक प्रदान किए जाते हैं, उस आधार पे अंक प्रदान करना ही मापन होता है। मापन सीमित होता है,
मापन का मतलब क्या होता है? अंक प्रदान करना। इसका क्षेत्र सीमित होता है। किसका क्षेत्र? मापन का क्षेत्र। मापन का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है। देखिए, अंक प्रदान करना, सीमित क्षेत्र, अच्छा लिखा तो हुआ है। मूल्यांकन पूर्ण भवति, मतलब जब आप मापन का कार्य कर लेते हैं तो मापन से ही मूल्यांकन होता है। मापन को आधार मानकर मूल्यांकन किया जाता है, तो यह भी उसमें होता है। अब हाँ, मापन, अगर आप मापन कर रहे हैं तो आप बच्चे की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। बच्चे के एक ही अंश का तो आपने मापन किया, एक ही पक्ष का मापन करके आप कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा क्या करेगा आगे, बच्चा कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सही पढ़ता है, खराब पढ़ता है। तो एक पक्ष का अगर आपने उसका मापन कर लिया तो बताइए आप उसके गुणों को, उसकी गुणों का भविष्यवाणी कर सकते हैं? वह क्या आगे करेगा उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। तो मापन सीमित होता है, मापन अंक प्रदान करता है, मापन मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है। और मापन जो होता है, आगे की जो पॉइंट है आपकी, ये देखिए, मापन के द्वारा भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। और मापन जो होता है घटना और परिणाम का प्रतीक निश्चित करता है, परिमाण निश्चित करता है। देखिए, परिणाम निश्चित करता है, विभिन्न परिणामों को निश्चित करता है, बस। अब इसके बाद इस पर थोड़ी सी जो पॉइंट हैं उस पर चर्चा कर लिया जाए अच्छे से। मैं तो पहले ही आपको बता देता हूँ, बस चर्चा करनी रह जाती। देखिए, ये मापनम है, क्या है? मापनम है, और ये आपकी हेडिंग है। मापन क्या होता है? तो मापनस्य कार्यम, मापनस्य कार्य केवलम अंक प्रदानम करोति करणमेव अस्ति। अंक प्रदान करना ही मापन का कार्य होता है। मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना ही होता है। तो केवल अंक प्रदान करना होता है मापन का मतलब। जितना आप पढ़े हैं अंक प्रदान कर दिए, आपका हो गया मापन, ठीक है। उसके बाद इसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। जो चीज़ें आप पढ़ाए हैं, जितना चीज़ें आप बताए हैं, उतने का ही आप क्या कर रहे हैं? मापन कर रहे हैं। बच्चे ने कापी में आपने प्रश्न दे दिया, बच्चे ने कापी में लिख दिया, तो आप उसके लिखने की कला सिर्फ उससे क्या कर पा रहे हैं? माप पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो मापन जो होता है दोस्तों, यह सीमित होता है, सीमित क्षेत्र होता है मापन का, ठीक है। मूल्यांकन में सहायता करता है। मापन जो होता है मूल्यांकन में सहायता करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, ये भी मैंने बता दिया है। आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तथ्यों को परिणाम निश्चित करता है। मापन क्या करता है? घटना के तथ्य व विभिन्न परिणामों के प्रतीक निश्चित करता है। निश्चित करता है कौन? तो ये मापन, ठीक है। अब इसके बाद मूल्यांकन चलते हैं दोस्तों। मूल्यांकन, अब देखिए यहाँ पे इसका क्षेत्र सीमित है, यह सिर्फ अंक प्रदान करता है, तो सीधे सीधे इसका उल्टा हो जाएगा। यह भविष्य, इससे मापन से आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। सेम इसी का उल्टा कर दीजिए, मूल्यांकन हो जाएगा। मूल्यांकन का क्षेत्र असीमित होता है, सभी पक्षों का विकास होता है उसमें, सभी पक्षों की जांच की जाती है। किसमें? मूल्यांकन में। तो आइए मूल्यांकन पर चलते हैं। हेलो, नहीं, चलिए माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी असुविधा के लिए। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए मूल्यांकनम। मूल्यांकनम में देखा जाए तो क्या है दोस्तों? तो मूल्यांकने अंक प्रदानस्य करणस्य पश्चात, अंक प्रदान करने के पश्चात मूल्यांकन का निर्धारण किया जाता है। अंक प्रदान करने के पश्चात उसका मूल्यांकन किया जाता है बच्चे का, ठीक है। मूल्यांकन क्षेत्र, मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। व्यापक क्षेत्र, विस्तार होता है मूल्यांकन में, विस्तृत क्षेत्र होता है इसका। सभी पक्षों को, सभी पक्षों को, बच्चे के सभी पक्षों को इसमें शामिल किया जाता है। जब बच्चे के सभी पक्षों को शामिल किया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? यह जो क्षेत्र होगा वो व्यापक हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूल्यांकन जो होता है मापन के पश्चात होता है। मूल्यांकन
जो होता है वो कब होता है, तो वह मापन के पश्चात होता है। यह आप नोट कर लीजिएगा। मापन और मूल्यांकन से आपके पेपर में प्रश्न जरूर आते हैं और इतना जान लीजिए, मापन सीमित है, मूल्यांकन व्यापक है। मापन करने के पश्चात आप बच्चे की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि बच्चा क्या करेगा, लेकिन मूल्यांकन करने के पश्चात आप बच्चे की भविष्यवाणी कर सकते हैं, बच्चे के भविष्य पर आप टिप्पणी कर सकते हैं। मापन जो होता है मूल्यांकन के पहले होता है और मूल्यांकन जो होता है वो मापन के पश्चात होता है। ठीक है, ये देखिए सारी पॉइंटें आपके सामने लिखी हुई हैं, बस आपको चर्चा करनी है। मापनस्य पश्चाता भवति, देखिए भविष्यवाणी संभवं भवति अस्ति, मूल्यांकने घटना तथ्यस्य मूल्यं ज्ञातम करोति। तथ्य क्या, मूल्य को ज्ञात होता है, तथ्य है ये तथ्यस्य। मूल्यांकने घटना तथ्यस्य वा मूल्यं ज्ञातम करोति। मूल्यांकन से घटना का तथ्य जो होता है और उसका जो मूल्य होता है वह ज्ञात हो जाता है। मूल्यांकन करने से छात्र के जो घटनाएं हैं या फिर जो मूल्य हैं वह ज्ञात कर लिए जाते हैं, उसका ज्ञान हो जाता है कि बच्चे में क्या गुण हैं, कैसे उसका विकास होगा, क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसमें कमियां हैं, क्या गुण हैं, क्या कमियां हैं, कैसे विकास किया जाना चाहिए, क्या दोष हैं, तो इन सब का पता मूल्यांकन से चल जाता है। ठीक है, आइए फिर अगली टॉपिक पर चलते हैं। अगली टॉपिक मूल्यांकनस्य उद्देश्यम। मूल्यांकनस्य उद्देश्यम। टाइपिस्ट महोदय से थोड़ी बहुत त्रुटियां हो सकती हैं तो उनको यह क्षम्य है, अक्षम्य नहीं है, उनको क्षमा कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे अनुस्वार भूल गए हैं तो यहाँ पे बिंदी लगाना भूल गए हैं, तो चलिए ये सारी चीज़ें हम लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे जैत्राराम लिखे हैं, ये छात्राराम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छात्राराम होना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, हम उसको सुधार लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। संस्कृत भाषा का अर्थ ही होता है सुधार करना, शुद्ध करना, परिमार्जित करना, तो हम लोग सुधार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम आपके सामने, आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, टेंशन हमारे ऊपर फेंकिए, आप रिलैक्स हो जाइए। चलिए आइए, चलिए मूल्यांकन से उद्देश्य। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, तो छात्राणाम उपलब्धे ज्ञानम करणम। छात्र को कितना ज्ञान है, छात्र को क्या प्राप्त हुआ है, उसने आपके ज्ञान को कितना ग्रहण किया है या उससे कितना विकास हुआ है, उसकी कितनी वृद्धि हुई है, उसके बारे में ज्ञान होता है, ज्ञान किया जाता है। किसके माध्यम से, तो मूल्यांकन के माध्यम से। बच्चे को प्राप्त ज्ञान, बच्चे का जो प्राप्त ज्ञान है, कितना उसने प्राप्त किया, कितना उसने सीखा, बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे ने कितना सीखा है, इसका ज्ञान होता है, इसलिए मूल्यांकन किया जाता है। छात्राणाम विकासस्य निरंतरम गति प्रदानम। छात्रों के विकास में निरंतर गति होती है, छात्रों के विकास में निरंतर गति प्रदान करता है कौन, मूल्यांकन। क्यों, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा। सबसे पहला काम कि बच्चे ने कितना सीखा, दूसरा काम बच्चे में कमियां क्या रह गई हैं उसका सुधार किया जाता है, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार कार्य किया जाता है, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार कार्य किया जाता है। इसीलिए बच्चे के विकास में निरंतर क्या करता है, गति प्रदान होती है। कैसे, मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन का यही उद्देश्य होता है कि बच्चे की कमियों को दूर किया जाए, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको सिखाया जाए, शिक्षण कार्य किया जाए, यही इसीलिए मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का यही उद्देश्य होता है। आइए फिर अगली टॉपिक पर चलेंगे। अगली टॉपिक क्या है, छात्राणाम योग्यतानाम कौशलानाम रुचिराम आदि ज्ञानम करणम। तो अभी मैंने बताया आपको, तो आपने जस्ट अभी वही सीखा है। क्या, छात्रों की योग्यता, कुशलता और रुचि आदि का ज्ञान होता है। किसके द्वारा,
मूल्यांकन के द्वारा, जब बच्चे का आप मूल्यांकन करते हैं तो उसके सभी पक्षों का ज्ञान होता है। सभी पक्षों का मतलब देखिए, उसकी योग्यता का ज्ञान हो गया, उसकी कुशलता का ज्ञान हो गया, उसकी रुचि का ज्ञान हो गया, किसमें उसको रुचि है तो आवश्यकता के अनुसार उसमें आप सुधार कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो यही होता है आपका मूल्यांकन का उद्देश्य। छात्राणाम वर्गीकरणम, छात्राणाम वर्गीकरणम का मतलब होता है छात्रों में आप वर्गीकरण कर पाएंगे। जब बच्चे की योग्यता जानेंगे, बच्चे की कुशलता जानेंगे, बच्चे की रुचि जानेंगे, तब आप बच्चे में क्या कमी है, क्या दोष है, क्या विकार है, यह सारी चीज़ें जब आप जानेंगे कैसे? मूल्यांकन करने के पश्चात। जब आप मूल्यांकन करने के पश्चात यह सारी चीज़ें जान जाएंगे कि कौन बच्चा धीमा सीख रहा है, कौन सा बच्चा तेज़ी से सीख रहा है, कौन सा बच्चा मध्यम रूप से सीख रहा है, कौन से बच्चे को क्या आवश्यकता है, तो आप बच्चों का वर्गीकरण कर लेंगे, बच्चों का अलगाव कर लेंगे, बच्चे को कैसे सिखाना है उस रूप में उनका वर्गीकरण कर लेंगे, उस तरह से विभाजित कर लेंगे। तो ये होता है मूल्यांकन का उद्देश्य। और कुछ है? हाँ, और भी है। चलिए, और भी है तो और भी देखेंगे हम लोग, और देखेंगे। तो मैं सारी चाहे तो एक ही पॉइंट पे उठा के लाके कर देता हूँ, फिर उसके बाद क्या होता है कि पॉइंट आगे रहती हैं। चर्चा पहले कर देते हैं, उसके बाद पॉइंट मिलती है। देखिए, छात्राणाम, छात्राणाम शिक्षणाय, शिक्षणाय का मतलब सीखना, उपचारात्मकम व्यवस्था प्रदानम। अब छात्रों में उपचारात्मक व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था करने का मतलब जब दोष और विकार को जान जाएंगे, उसमें क्या कमी है या जान जाएंगे, तो आप उसमें सुधार करेंगे ना। जब सुधार करेंगे तो वही तो उपचारात्मक कौशल होता है आपका, उस उपचारात्मक शिक्षण तो वही हुआ। तो उपचारात्मक व्यवस्था प्रदान होती है कब? मूल्यांकन के पश्चात। यदि आप मूल्यांकन बच्चे का नहीं कर रहे हैं तो आप इसके ये उपचारात्मक कौशल का विकास कैसे करें? नहीं कर पाएंगे। तो मूल्यांकन के पश्चात ही यह कार्य होता है। शिक्षणाणाम कुशलता एवं सफलता ज्ञानम करणम। इससे ये देखिए, मूल्यांकन से छात्र का ही नहीं अपितु जो शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, उनकी भी कुशलता का ज्ञान होता है कि हमने बच्चों को कितना सिखाया, बच्चे हमसे कितना सीख पा रहे हैं, बच्चे हमसे सीखने में रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। मूल्यांकन के पश्चात इसका भी पता चलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मूल्यांकन बच्चे का ही हो, बच्चे के साथ साथ मूल्यांकन शिक्षक का भी होता है। तो ये यहीं पे ये पॉइंट हमारी दर्शाती है, और ये वेरी इम्पॉर्टेंट, VIMP लिख लीजिएगा इसको, ये ज़रूरी होता है। अध्ययन अध्यापनस्य प्रभावशाली निर्माणम। मूल्यांकन के पश्चात जो अध्ययन और अध्यापन शिक्षण कार्य होता है वह प्रभावशाली होता है, या प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन का यही उद्देश्य होता है। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ा जाए। इससे ज़्यादा पॉइंट इसमें होंगी नहीं, तो आगे पॉइंट होंगी नहीं, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। भाषा शिक्षण से सहायक सामग्र्यः। भाषा शिक्षण से सहायकम सामग्र्यः मतलब भाषा शिक्षण में सहायक सामग्रियाँ, भाषा शिक्षण में उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्रियाँ। तो आइए सहायक सामग्रियों को देखते हैं। तो सहायक सामग्रियाँ, पहले तो इनका उद्देश्य, इनका महत्व क्या है, पहले इनका महत्व क्या है, महत्व को जानेंगे। शिक्षण सहायक सामग्र्यः महत्वम। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक, अच्छे से लिख दें, सहायक सामग्री का महत्व। तो ये देखिए क्या क्या महत्व होता है, क्या महत्व होता है शिक्षण सहायक, भाषा शिक्षण में सहायक सामग्रियों का। तो लब्धम ज्ञानम परिपुष्टिम स्याति, परिपुष्टम स्याति, जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी परिपुष्टि हो जाती है, मतलब वह कंठस्थ हो जाता है सहायक
सामग्री के द्वारा। जो ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं जब हमें सहायक सामग्री के द्वारा वह सिखाया जाता है तो वह कंठस्थ हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। कैसे कहते हैं? क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसका। अध्ययन समये श्रवणेन्द्रियस दर्शनेन्द्रियस च आकर्षणम। जो आपका आँख है, जो आपका कान है, दर्शन इंद्रिय का मतलब आँख, श्रवण इंद्रिय का मतलब कान। तो सहायक शिक्षण सामग्री के द्वारा अध्ययन के समय आपका आँख और कान जो होता है यह क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। यह क्या होते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है। श्रवण इंद्रिय और दर्शन इंद्रिय दोनों आपके कैसे हो जाते हैं? तो सक्रिय हो जाते हैं। कब सक्रिय होते हैं? जब अध्ययन सामग्री भाषा शिक्षण के समय सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तब सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तब सामग्री। ठीक। फिर चलते हैं अगली पे। संस्कृत शिक्षणम उपयुक्तानि दृश्य श्रव्य साधनानि। तो संस्कृत शिक्षण के समय जो दृश्य और श्रव्य सामग्री हैं ये सीखने में उपयोग की जाती हैं, महत्वपूर्ण उपयोगिता निभाती हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है? पाठ्य वस्तु। यहाँ देखिए गलती आ गई, सुग्राह्य नहीं है, सुग्राह्य है। सुग्राह्य मतलब अच्छे से ग्रहण करना। ठीक है। पाठ्य वस्तु अच्छे से ग्रहण हो जाती है, अच्छे तरीके से बच्चा या बालक सहायक सामग्रियों के द्वारा जो सिखाया जाता है, जो तथ्य होता है उसको आसानी से ग्रहण कर लेता है। चलिए फिर आगे। शिक्षणम प्रभावपूर्णम भवति। शिक्षण प्रभावपूर्ण होता है। अभी तो प्रभावशाली हमने लिखा था, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है। प्रभावशाली का मतलब प्रभावपूर्ण, वही तो हो गया, कोई मतलब नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? यह 3 प्रकार का होता है, यानी कि सहायक सामग्रियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। आप बोर्ड पर देखते रहिए, हम आपसे चर्चा करते रहते हैं, आपसे आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्रियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक होते हैं श्रव्य साधनम, दूसरा होता है दृश्य साधनम, तीसरा दोनों को मिलाकर दृश्य श्रव्य साधनम। दृश्य श्रव्य साधनम मतलब पहला सुनने वाला, जिससे हम सिर्फ सुन सकते हैं। रेडियो आपका है, इससे हम सिर्फ सुनते हैं। टेप रिकॉर्डर है, इससे हम सिर्फ सुनते हैं। ठीक है। देखिए सामने ग्रामोफोन, ग्रामोफोन जो आपका है उससे हम लोग सिर्फ सुनते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाते चल रहे हैं आपको। पहला 3 प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार श्रव्य साधनम। श्रव्य साधनम मतलब सुनने वाला साधन, जिससे हम सुन सकते हैं, सुनने वाला साधन। कानों वाली चीज़ें, कान सिर्फ कान को क्या करते हैं? एकाग्र करते हैं। जब तक कान एकाग्र नहीं करेंगे, सुन नहीं पाएंगे, तो ध्यान भी एकाग्रचित करना पड़ता है। ADHD की जो बीमारी होती है श्रवण साधनम से वह दूर हो जाती है। एकाग्रता में कमी आती है ना इस रोग से, ADHD जो होता है। चलिए पिछली क्लास में हमने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछली कक्षा में जाइएगा, आराम से उसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया ग्रामोफोन, ये हो गया रेडियो। रेडियो के साथ साथ आगे चलेंगे तो आ गया आपका टेप रिकॉर्डर। ये हमने पहले ही आपको बता दिया है कि यह श्रव्य साधन है, इनसे सिर्फ सुना जा सकता है, सुनकर भावों को ग्रहण किया जा सकता है, विचारों को ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं दृश्य साधन पर। दृश्य साधनम का मतलब जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, जैसे चित्र हो जाए, ब्लैक बोर्ड हो जाए। ब्लैक बोर्ड की जगह पे व्हाइट बोर्ड भी तो लिख सकते हैं। व्हाइट
बोर्ड। अब आप कोई भी बोर्ड कर लीजिए, अगर हम बोले ना आपके सामने और यहीं पे आपको ये लिखा हुआ मिले तो आप सिर्फ देख ही पा रहे हैं ना, सुन तो नहीं पाएंगे इसको। सिर्फ देख पाना ही दृश्य साधन होता है। देखिए ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड चलता था, पहले चलता था, अब तो ब्लैक बोर्ड हटा दिए जा रहे हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिससे आपको फ़ोटो दिखाया, एक मशीन होती है जिससे पर्दे पर फ़ोटो दिखाया जाता है, उसमें आवाज़ नहीं आती है, उसको विश्लेषित किया जाता है, उसको व्याख्यायित किया जा सकता है, व्याख्या की जाती है उसकी। जैसे यहाँ बोर्ड पर जो चीज़ें हैं उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, तो बोर्ड पर जो चीज़ें दिख रही हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर इसी पे ऐसे ही फ़ोटो मारता है। ठीक है। चार्ट, चार्ट और चित्र, चार्ट और चित्र, चित्र का मतलब फ़ोटो, जो आप लोग मुँह टेढ़ा कर करके सेल्फी लेते हैं वो भी फ़ोटो ही है आपका। इमेज, इसी को कहते हैं, इमेज कह लीजिए, फ़ोटो कह लीजिए, ठीक है, चित्र कह लीजिए, चित्रम। ये हो गया, चार्ट हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया। ये सारे के सारे कैसे साधन हैं? दृश्य साधन हैं। इनको देखकर ज्ञान की अनुभूति होती है, ज्ञान हमारा बढ़ता है, वर्धयति। देखिए चित्रम लिखा हुआ है। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, अच्छा ये भी आपको सामने मिल जाए। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर जो होता है यह भी आपका कैसा होता है? तो यह भी फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर जो होता है ये दृश्य साधन होता है, दृश्य साधन के अंतर्गत आता है, साधनम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे जब चलेंगे तो आगे हमको मिलेगा दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य श्रव्य साधन का क्या मतलब होता है कि मतलब जिसको हम देख भी सकते हैं, जिससे हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, यानी कि हमारी मोबाइलिया है ना, मोबाइलिया में हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इस समय आया है ना, देख रहे हो ना विनोद, लोग हमारा सेशन लाइक ही नहीं कर रहे हैं यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं। तो दृश्य श्रव्य साधनम, दृश्य श्रव्य साधन मतलब जिससे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जैसे चलचित्र, चलचित्र का मतलब टीवी, टीवी का मतलब टेलीविज़न, टेलीविज़न। दूरदर्शन, इसी को तो हम लोग दूरदर्शनम भी कहते हैं। दूरदर्शनम आया हुआ है, दूरदर्शनम शब्द आया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। दूरदर्शनम आया हुआ है, ये देखिए दूरदर्शनम लगा हुआ है, लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो ये हमारे दृश्य श्रव्य साधन दोनों एक साथ वाले साधन हैं। नाटक, नाटक हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, दोनों कार्य एक साथ होता है। जब हमारा कनवा, देखिए जब हमारा कनवा और अखिया दोनों साथ साथ काम करते हैं तब क्या कार्य होता है? तब ये जो साधन बनता है वह साधन कौन सा होता है? दृश्य श्रव्य साधन होता है। आशा करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बड़ी मेहनत हो जा रही है आपको सिखाने के चक्कर में। और ये देखिए ये हमारी लास्ट टॉपिक थी, और लास्ट टॉपिक आशा करते हैं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, क्लास को आनंदपूर्वक सीख रहे होंगे, कोई भी आपको बाधा नहीं उत्पन्न हो रही होगी। शब्दों को सरल कर करके आपको सिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे जो बचा हुआ हमारा संस्कृत शिक्षण है उसको हम अगली क्लास में लेके आपके सामने उपस्थित होंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।